राम राम। प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उदय प्रकाश की एक लघु कहानी जिसका शीर्षक है असत्य का भौतिक प्रमाण। प्रस्तुत है। यह तब की बात है जब विनायक दत्तात्रेय सरकारी कला और संस्कृति विभाग में नौकर थे। हालांकि उन्हें वेतन, ताकत और सुविधाओं के कारण अफसर कहा जाता था। चूँकि वे यह मानते थे कि कलाएं और संस्कृति अंततः गहरी संवेदनात्मक मानवीय सक्रियताएं हैं, इसलिए यह उन्हें कतई सांस्कृतिक या कलात्मक न लगता था कि वे अपनी मेज़ पर लगे प्लास्टिक के एक छोटे से बटन को दबाएं और उससे पैदा होने वाली अजीब सी आवाज़ से कोई जीता जागता एक अलग व्यक्तित्व, जीवन गाथा, विचार, स्वभाव और संवेदना का मनुष्य दौड़ता हुआ उनके पास आए और वे उससे पानी, चाय, सिगरेट, कागज़ या कोई दूसरी ऐसी निहायत मामूली, तुच्छ, कृत्रिम और बेजान सी चीज़ मंगवाएं। यह उन्हें ठीक न लगता कि जहां आदमी होने के बावजूद वे एक प्लास्टिक के नगण्य और निर्जीव बटन को दबाते हैं, वहीं एक दूसरा उनके जैसा ही जीवित मनुष्य होने के बावजूद उसकी यांत्रिक आवाज़ सुनकर अपना समूचा शरीर लिए हुए दौड़ता हाँफता उनकी मेज़ तक चला आता है। यह तकनीक द्वारा प्रकृति और मनुष्य को गुलाम बनाने का एक अत्यंत मार्मिक और दहला डालने वाला उदाहरण था। विडंबना यह थी कि स्वयं मनुष्य ही इस षड्यंत्र में शामिल था। चुनाव इत्यादि होते रहने के बाद भी यह ठीक मानवीय लोकतंत्र नहीं है और यह आधुनिकता तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो दरअसल मानव समाज में निरंतर पाई जाने वाली ऐसी असभ्य असमानता है जहाँ कमज़ोर और गरीब मनुष्य ताकतवर और अमीर मनुष्य के सामने गुलामी की इस पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया गया है कि वह राजाओं की सेना और पुलिस या महाजन के लठैतों और गुमास्तों के डर के कारण नहीं, बल्कि एक छोटे से प्लास्टिक बटन पर होने वाली एक उंगली की मामूली सी हरकत पर दौड़ता भागता चला आता है। और हद तो ये है कि ये काम वे लोग करते हैं जो अपने आप को कवि या संस्कृति कर्मी या कलाकार आदि कहते हैं। ऐसा वे सोचते। प्रविधि दरअसल आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाने की ही युक्ति है और इस युक्ति को उन थोड़े बहुत लोगों ने विकसित किया है जो ज़्यादा आदमियों को कुछ थोड़े से आदमियों के बराबर नहीं देखना चाहते। ऐसा विनायक ने अपनी डायरी में लिखा था। इसलिए जब उन्हें प्यास लगती तो वे खुद जाते और कूलर या जग से पानी गिलास में उड़ेल कर पी लेते। सिगरेट पीना होता तो सड़क के पार सिगरेट की दुकान तक चले जाते और वहीं माचिस जलाकर उसे सुलगा और सुट्टे लगाने लगते। कई बार उन्हें बीड़ी पीने की इच्छा होती और वे बीड़ी पीने लगते। चाट या चाय की तलब होती तो ऑफिस के पास के एक ढाबे की गंदी सी बेंच पर, जहां हर वह आदमी बैठता था जो वहां चाय पीने आता, वह भी बैठकर इत्मीनान से चाय पीते या चाट खाते। अगर उस दौरान उधर से उनका कोई परिचित गुजर रहा होता तो उसे वे जोरों से आवाज़ लगाकर पूछते कि भाई साहब, आप चाय पिएंगे या चाट खाएंगे। उन्होंने देखा कि उनके इस तरह बुलाने पर चपरासी या सफाई कर्मचारी या बाबू टाइप लोग तो उनके पास चले आते हैं, लेकिन उनके पद के बराबर या उससे ऊपर के ओहदे के लोग कतराकर या कोई बहाना बनाकर आगे निकल जाते। इसी तरह की कई और चीज़ें भी वे करते। ये वे काम थे जिनके बारे में मान्यता थी कि इन्हें किसी अफसर को नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा उनकी सर्विस बुक में या राज्य सरकार के किसी औपचारिक ऑफिशियल प्रपत्र में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन ऐसा ही अलिखित नियम प्रचलन में था। मैं एक दिन यह पता लगा कर रहूँगा कि यह नियम किसने बनाया। अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, ब्राह्मणों ने, सामंतवाद ने, लोकतंत्र ने, समाजवाद, नौकरशाह या ईश्वर या शैतान ने। उन्होंने यह भी अपनी डायरी में लिख रखा था। हालांकि विनायक दत्तात्रेय बहुत योग्य, कर्मठ और ईमानदार अफसर थे, लेकिन वे सरकार में लगातार विवादग्रस्त और संदिग्ध होते चले गए। उनके बारे में विभाग के कई तरह के मजाकिया किस्से और लतीफ़े चला करते। उन्हीं दिनों एक अखबार में संस्कृति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और भाई भतीजावाद के बारे में हर रोज़ नियमित लेख आने लगे। उन लेखकों को कोई व्यक्ति अंतर्यामी खैरनार के छद्म नाम से लिखता था। वे लेख बहुत तथ्यपरक, सनसनीखेज, विचारोत्तेजक, प्रामाणिक और साहसिक होते। विभाग में अफरा तफरी मच गई। बॉस ने मीटिंग में कहा, यह काम कोई ऐसा आदमी कर रहा है जिसे विभाग के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं और उसकी भाषा में साहित्य की नैतिक परंपराओं तथा उत्कृष्ट शिल्प का प्रभाव है। परंतु जैसा राजनीतिक और प्रशासनिक जनतंत्र हमने इन 55 सालों में विकसित किया है,
उसमें ऐसे आदमी से खतरनाक कोई हो नहीं सकता जो जनता को सरकार के बारे में ऐसी अपारंपरिक भाषा और शिल्प में सूचित करे। अखबारों में छपने वाली सूचनाओं की भाषा तो अब सिर्फ अखबारों के लिए ग्राहक जुटाने या मालिक के लिए विज्ञापन और संपर्क भिड़ाने के काम आती है, जबकि इन लेखों की भाषिक संरचना और उनके विन्यास को ध्यान से देखें तो उनका उद्देश्य एक साथ मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक लगता है। सरकार की विश्वसनीयता और हमारे विभाग से जुड़े बौद्धिकों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए इस आदमी का तत्काल पता लगाया जाना चाहिए। बॉस ने कहा कि यह आदमी हमारे जनतंत्र, प्रशासन और हमारे सांस्थानिक ढांचों के लिए उतना ही खतरनाक है जितना अमेरिका के लिए पहले रूस, फिर वियतनाम, फिर इराक और आगे चलकर ओसामा बिन लादेन हुआ। अगले दिन एक स्थानीय अखबार में, जिसमें सरकारी विज्ञापन सबसे ज़्यादा छपते थे, एक छोटी सी खबर छपी। इस खबर के मुताबिक शहर के कुछ लेखक किस्म के बुद्धिजीवियों की राय में उस सरकारी विभाग और उसके अधिकारियों के भ्रष्ट और अनैतिक आचरणों के बारे में ये लेख कोई और नहीं, उसी विभाग के क्लास 1 अफसर श्री दत्तात्रेय, विनायक दत्तात्रेय लिखते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ गंभीर तथा उत्कृष्ट कही जाने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं में भी, जो सरकारी विज्ञापनों और ऊंचे अफसरों के सृजन और अनुदानों के कारण प्रकाशित होती थीं, ऐसे लेख छपे जिनमें श्री अंतर्यामी खैरनार के उन लेखों तथा विनायक दत्तात्रेय की रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन और उत्तर आधुनिक पाठालोचन तथा विखंडन पद्धति द्वारा यह सिद्ध किया गया कि भाषिक संरचना, शिल्प, शब्द प्रीति, विन्यास और अवधारणात्मक समरूपता के आधार पर यह प्रकट होता है कि इनको लिखने वाला कोई एक ही लेखक है। और चूंकि श्री अंतर्यामी खैरनार नामक किसी लेखक का कोई भौतिक साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं है, अतः निस्संदेह संस्कृति विभाग, उसके अधिकारियों और उनके चीफ के कदाचार, अवैध कामकाज और भ्रष्ट आचरण से संबंधित ये लेख श्री दत्तात्रेय ने ही लिखे हैं। विनायक दत्तात्रेय चुप रहे। वे बचपन से मानते आए थे कि झूठ के पैर नहीं होते और सत्य की ही हमेशा विजय होती है। इसलिए वे हमेशा की तरह 9 बजे दफ्तर जाते, अपना काम करते और घर लौटकर लिखते, पढ़ते, गाते, बजाते और चित्र बनाते। एक दिन उन्हें संस्कृति विभाग के बॉस ने अपने कमरे में बुलाया। बॉस ने गहरी आंखों से उन्हें देखा और मुस्कुराया। दत्तात्रेय भी मुस्कुराए। बॉस जवाब में और ज़्यादा मुस्कुराया। इस जवाब के उत्तर में विनायक भी और ज़्यादा मुस्कुराए। ऐसा 2-3 बार हुआ। लगता है कि विनायक दत्तात्रेय की मुस्कुराहट उस नियंत्रण रेखा तक पहुंच गई थी जिसके आगे मुस्कुराहट इसलिए संभव नहीं थी क्योंकि अब बिना दांत निकाले इसका जवाब दिया नहीं जा सकता था। इसलिए अब बॉस को अपने दांत निकालने पड़े। वह हंसा। उसके उत्तर में विनायक दत्तात्रेय को अधिक हंसना पड़ा, जिसमें उन्हें और ज़्यादा दांत निकालने पड़े। इसके जवाब में बॉस को थोड़ा और हंसना पड़ा, जिसमें और अधिक दांत निकालने की ज़रूरत पड़ी। इस तरह वह नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल आ पहुंची जिसमें अब दांत की जगह आवाज़ की भूमिका होती है। बॉस हंसा। इसके जवाब में विनायक हंसे। हा हा हा। बॉस और ज़्यादा हंसा। हा हा हा। विनायक दत्तात्रेय को और ज़्यादा हंसना पड़ा। यह बॉस का ठहाका था। और ज़्यादा हंसने की कोशिश में इस बार दत्तात्रेय को खांसी आ गई। उनकी सांस गले में कहीं फंस गई थी और वहाँ से सिर्फ वाह वाऊ की आवाज़ निकल रही थी। बॉस ने विजेता की दृष्टि से उन्हें देखा। दत्तात्रेय वास्तव में पराजित हो चुके थे। वह वस्तुतः जीत गया था। विनायक दत्तात्रेय ने बड़ी मुश्किल से अपनी खोई हुई सांस वापस खोजी और हारे हुए व्यक्ति की आंखों से बॉस को देखा। बॉस का चेहरा सख्त हो चुका था, पत्थर जैसा सपाट और खुरदरा। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि अभी कुछ पल पहले ही यह आदमी दांत निकाल कर हंस रहा था और इस कदर मनोविनोद कर रहा था। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मुझे शक तो था लेकिन यकीन नहीं। यह बॉस की काफ़ी मोटी और परामानवीय आवाज़ थी। कौन सा काम? विनायक दत्तात्रेय ने बहुत कोशिश करके वैसी ही परामानवीय आवाज़ अपने गले से निकालनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी अभी वे खांस चुके थे और उनको अपनी सांस बड़ी मुश्किल से वापस मिली थी, इसलिए एक खरखराती हुई बारीक और गरीब सी आवाज़ उनके गले से निकल पाई। उन्होंने एक प्रयत्न और किया। आपको क्या शक और यकीन था? यह कुछ ठीक आवाज़ थी, लेकिन वैसी नहीं जिसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया था। वे बहुत संतुष्ट नहीं हुए। बॉस दाहिनी ओर झुका और उसने मेज की दराज को खींचकर उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर मेज़ पर रख दिया। यह मनी ऑर्डर की पावती थी। उस पर लिखा था
श्री अंतर्यामी खैरनार द्वारा श्री विनायक दत्तात्रेय, अधिकारी संस्कृति विभाग। उसके बाद उस दफ्तर और शहर का नाम था जहां दत्तात्रेय काम करते थे। यह मनी ऑर्डर उसी पत्रिका के कार्यालय से भेजा गया था जिसमें वे विवादास्पद लेख छपते थे और इसे दत्तात्रेय के निजी सचिव ने रिसीव किया था। सिद्ध था कि दत्तात्रेय और अंतर्यामी खैरनार दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यह झूठ है, मुझे नहीं मालूम अंतर्यामी खैरनार कौन है, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, दत्तात्रेय ने कहा। बॉस थोड़ी देर तक उस कागज के टुकड़े की ओर देखता रहा, फिर उसने कहा, अब आप जाइए। आपके साथ हंसते हंसते मेरा गला दर्द करने लगा है। उसने उस कागज को वापस दराज में रख लिया। दूसरे दिन विनायक दत्तात्रेय ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी डायरी के एक पन्ने पर लिखा है, सच यह है कि मैं नहीं जानता कि अंतर्यामी कौन है, और सत्य यह भी है कि उस नाम से मैंने कभी कोई लेख नहीं लिखा। लेकिन इस सच को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, जबकि यह झूठ है कि मैं ही अंतर्यामी खैरनार हूँ। लेकिन इस झूठ का भौतिक प्रमाण मौजूद है और वह सरकार के संस्कृति विभाग के उस भ्रष्ट अधिकारी की मेज की दराज में फिलहाल बंद है। इसके बाद दत्तात्रेय की डायरी की कई पंक्तियों में काफ़ी काटापीटी है। वाक्यों को काटते हुए उनके ऊपर कलम को इतना घिसा गया है कि यह समझ में नहीं आता है कि आखिर कहाँ क्या लिखा गया था। तनाव है। लगता है कि उस समय दत्तात्रेय काफ़ी मानसिक उलझन और तनाव में थे। पन्ने के अंत में कुछ वाक्य ऐसे हैं जो पढ़े जा सकते हैं। हम मानव सभ्यता की जिस अवस्था तक आ पहुँचे हैं उसमें अब सत्य स्थापित नहीं हो सकता। हम मानव सभ्यता की जिस अवस्था तक आ पहुँचे हैं उसमें अब सत्य सत्यापित नहीं हो सकता। सत्यापित सिर्फ असत्य होता है। मेरा निष्कर्ष है कि चूंकि ईश्वर को सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कोई भौतिक प्रमाण कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए मेरे अपने जीवन अनुभव से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर इसलिए सत्य है। और जिन जिन चीज़ों का भौतिक प्रमाण मौजूद है वे अधिकतर झूठ हैं, भले ही लोग उन्हें सच माने। वे बेचारे तो यह भी नहीं जानते कि वे सिर्फ झूठ के पुतले हैं। वे अपने आप को मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका भौतिक प्रमाण उनके शरीर के रूप में सबके सामने है। सत्य यह है कि वे वास्तव में ऐसे झूठ हैं जो सिर्फ अपनी देह से सत्यापित हुआ करते हैं। विनायक दत्तात्रेय के वैराग्य और विपन्नता के कारण को संभवतः उनकी डायरी के इन वाक्यों के द्वारा समझा जा सकता है। विनायक दत्तात्रेय की डायरी के इस पन्ने पर 20वीं और 21वीं दोनों शताब्दियों की तारीखें पड़ी हैं।